हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत में आज ये हमारी छठी क्लास होने वाली है और आज हम दिल्ली सल्तनत की जो ये एक सीरीज चल रही है, आज दिल्ली सल्तनत को हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य वंश राजवंश हमने पहले देखे थे वो तो पढ़ ही लिए थे, लेकिन आज जिन वंश को हम समझने वाले हैं वो सैयद वंश, लोधी वंश और सल्तनत प्रशासन को हम समझने वाले हैं। क्योंकि सैयद वंश और लोधी वंश ये छोटे छोटे साम्राज्य रहे हैं, ज़्यादा इन्होंने कुछ करा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इनको एक ही आज की क्लास में हम इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं कि क्या थे ये वंश और किस तरह से इनका अंत होगा और नया साम्राज्य कौन आएगा, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। ये हमारे 6 नंबर की क्लास होने वाली है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हम समझेंगे सैयद वंश को। सैयद वंश का जब हम देखते हैं कि इससे पहले हमने तुगलक वंश समझा था, तो तुगलक वंश के बाद हमारा सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश का संस्थापक होता है खिज्र खां। खिज्र खां के बाद आता है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ये इसका अंतिम शासक होगा। ठीक है, अंतिम। अब क्या होता है कि जो खिज्र खां है, ये जब हमने देखा था 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो इसने तैमूर लंग की क्या करी थी, सहायता कर दी थी। तो सहायता करने पे जब वो वापस गया तो इसे जो मुल्तान और लाहौर वाला क्षेत्र है वहाँ का सूबेदार बना गया। तो इसके पास काफ़ी समृद्ध वाला क्षेत्र आ गया। तो इसने क्या किया, फिर अपना साम्राज्य विस्तार करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये हमने देखा। लेकिन ये क्या करता है, जो खिज्र खां है ये सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, ये लेता है रैयते आला की उपाधि। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मुबारक शाह आता है ये फिर से अपनी इसकी उपाधि होती है, मुबारक शाह फिर से इसे सुल्तान की उपाधि बना लेता है। ठीक है, अपना क्या लेता है, सुल्तान की उपाधि। ठीक है, किसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, इसमें खिज्र खां ने उपाधि नहीं ली। ठीक है, मुबारक शाह ने ले ली और एक शहर बसाता है ये। ठीक है, कौन, मुबारक शाह। मुबारक शाह क्या करता है, मुबारकबाद एक शहर का भी इसने शहर भी बसाया इसने। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि मुबारकबाद शहर बसाया, शहर बसाया किसने बसाया, मुबारक शाह ने। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम खिज्र खां को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी इसमें हम समझेंगे कि क्या था ये। खिज्र खां इसका संस्थापक है। ठीक है, आपने देख ही लिया। ठीक है, संस्थापक के बाद हम क्या समझते हैं कि तैमूर के भारत पर आक्रमण करने पर क्या करी थी, उसकी मदद करी थी। ठीक है, तो इसे कौन से क्षेत्र मिले थे, कहाँ का सूबेदार बनाया था, तो तैमूर लंग ने किसे, खिज्र भैया जी को। ठीक है, खिज्र को कहाँ का, एक तो आपका मुल्तान के बाद मुल्तान के साथ बनाया लाहौर। ठीक है, वह दीपालपुर। ठीक है, दीपालपुर का सूबेदार बनाया। ठीक है, क्या बनाया, सूबेदार बनाया। ठीक है, यानी कि जो सूबों का मुखिया होता था वो सूबेदार होता था, और इसने 3 अलग अलग क्षेत्रों का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। अब ये मुल्तान और लाहौर ये सब जो क्षेत्र है पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, तो आप जानते हैं कि ये वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो बहुत समृद्ध इसका क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। तुगलक वंश में जो अंतिम शासक आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वो है ही नहीं, अयोग्य है सारे। ठीक है, तो उन्हें हटा करके एक नए वंश की स्थापना कर देता है, सैयद वंश की। ठीक है, उपाधि क्या लेता है, रैयते आला। ठीक है, ये भी कुछ कुतुबुद्दीन जैसा ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा, कि मतलब अगर वो तैमूर लंग वापस आता है लौट के, तो मैं उसे जीता हुआ सारा साम्राज्यों से वापस कर दूंगा, ये इसकी मंशा थी। ठीक है, तो ये रैयते आला की क्या लेता है, उपाधि लेता है। ठीक है, इसके बाद मुबारक शाह की हमने बात कर ही ली है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। ये इसका अंतिम शासक है। बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हमें इनके बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कि अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक है। इसे हराने के बाद आपका जो लोधी वंश आएगा, ठीक है, उसमें बहलो लोधी इसकी हत्या कर देता है, और क्या करता है, फिर लोधी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश कब से कब तक, 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। ठीक है, 1526 में क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच में। फिर क्या होता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, हार जाता है और एक नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे बहलोल लोदी जो इसका संस्थापक है, सबसे प्रमुख प्रसिद्ध शासक कौन है इसमें, सिकंदर लोदी होगा, और इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को हम कह सकते हैं लोदी वंश का संस्थापक। ठीक है, इसने स्थापना कर दी। फिर उसके बाद क्या करता है कि कुछ साम्राज्यों को जीतता है। ठीक है, मतलब कि अपना साम्राज्य, बीच बीच में क्या होता है, जैसे अयोग्य शासक आते हैं ना, तो जो आसपास के क्षेत्र हैं जो अपना आप को मजबूत कर लेते हैं, ठीक है, जैसे इक़्तिदार होते थे तो वो अपने क्षेत्र में अपना आप को मजबूत कर लेते और अपना आप को इन साम्राज्यों से अलग कर लेते। तो जो नए साम्राज्य के राजा आते थे उनके सामने ये पहली चुनौती होती थी कि अपना साम्राज्य, जो खोए हुए राज्य हैं, उनको वापस लिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये कर देते। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही लिबरल टाइप का, सहिष्णु टाइप का व्यक्ति है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक कहानी इसके बारे में फेमस है कि ये सामाजिक समारोह होता है ना जिसे, तो सामाजिक समारोह में अपने सरदारों के साथ उस पर नहीं बैठता था, ये राजगद्दी पे नहीं बैठता था, उनके साथ कालीन पे बैठता था। ठीक है, क्या क्या करता था, सामाजिक समारोह में, ठीक है, समारोह में सरदारों के साथ, जो इसके सरदार होते थे, ठीक है, अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। किस पे, कालीन, जो चटाई होती है, ठीक है, कालीन पर बैठता था। ठीक है, सम्मान देने के लिए। ठीक है, और ये क्या है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो यही है, यानी कि इसने 38 वर्ष क्या किया, इस सल्तनत में राज किया। ठीक है, 38 वर्ष सबसे लंबे समय दिल्ली सल्तनत वाले। ठीक है, मैं पूरे भारत या फिर पुराने इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, कितने, 38 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये जब जीत कर, मतलब कि अपना साम्राज्य विस्तार करके जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसको जीत करके वापस आ रहा था, तो रास्ते में क्या हो जाती है, इसको लू लग जाती है, और लू लगने से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो लू लगने के कारण क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतने बड़े राजा को क्या कर दी, एक लू ने जिंदगी भर आराम दे दिया। ठीक है, तो हमने समझा बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी के बाद हम समझेंगे सिकंदर लोदी। अब ये जो लोदी वंश है इसका सबसे प्रसिद्ध शासक यही है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक। ठीक है, क्यों है ये, उसको समझते हैं। तो जब ये राजा बनता है तो कुछ चीज़ों में देखता है कि हमारी जो दिल्ली राजधानी है उस पर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है, क्या जो भी इसने सोचा होगा, तो इसने अपनी राजधानी बदली। सबसे पहले तो क्या करा इसने, 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। आगरा शहर बसाया। ठीक है, कब बसाया, 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इसके जस्ट 2 साल बाद यानी कि 1506 ईस्वी में क्या करता है, ये आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को क्या बना दिया इसने, राजधानी बना दिया। तो थोड़ा सा समझदार तो था ही ये, मतलब आगरा दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी जनता ने बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत भी नहीं थी, जैसे एमबीटी को दे दी थी। ठीक है, विद्रोह कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया इसने कि अपने पास ही इसने राजधानी को बना लिया। फिर बीच बीच में क्या करता है कि दिल्ली की कुतुब मीनार वो थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी, तो कुतुब मीनार का इसने खर्चा करवा दिया, उस पर लिख सकते हैं इसमें
कुतुब मीनार का दोबारा कुतुब मीनार को, भाई यार क्या हो रहा है, ठीक करवाया। क्या करवा दिया इसने? ठीक करवा, मतलब कि जो टूट फूट हो जाती है, भूकंप आया होगा या फिर बारिश से जो भी खराब होना चाहिए वाली चीज़ थी, तो उसने फिर से ठीक करवा दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये मतलब कि विद्वान भी था एक टाइप से। क्या, क्यों, कैसे पता चलता है? तो ये फारसी में क्या करता था? फारसी में गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। क्या लिखता था ये? कविता लिखता था। ठीक है, ठीक है, कविता लिखता था। फिर और क्या करता था ये? और ये इसने ये काम किया इम्पोर्टेंट, कि इसने एक भूमि को नापने का यानी कि पैमाइश करने का एक पैमाना बनाया जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। ये गज ए सिकंदरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अकबर के काल तक चलता था। ठीक है, अभी भी कभी कहीं कहीं यूज़ हो जाता है, लेकिन अब तो खैर आधुनिक तरह के आ गए, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। कौन सा? गज ए सिकंदरी। लिख सकते हैं हम, इसने भूमि नापने का पैमाना, ठीक है, गज ए सिकंदरी। क्या नाम है इसका? गज ए सिकंदरी। ठीक है, चलाया, गज ए सिकंदरी चलाया। ठीक है, चला दिया इसने। क्या? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी की जो दूरी होती है, अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो वो होती थी 30 इंच। ठीक है, क्या थी? 30 इंच के बराबर। ठीक है, क्या है? गज ए सिकंदरी की जो लंबाई थी वो ये थी, आज के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो इतनी बात हमें किसके बारे में समझ में आई? सिकंदर लोदी के बारे में। क्या क्या? आगरा का निर्माण, आगरा को राजधानी बनाया, कुतुब मीनार को ठीक करवाया। ठीक है, फारसी में क्या? गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, और इसने गज ए सिकंदरी एक पैमाना चलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी अयोग्य शासक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस जहाँ देखो वहाँ पे हार ही जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि 1518 ईस्वी में राणा सांगा से हारता है। राणा सांगा ने हराया। ठीक है, राणा सांगा, अगर आप कुछ दिनों बाद समझेंगे कि बाबर से उसका क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि 1518 के बाद 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य होगा? ये होगा इब्राहिम चाचा वर्सेस बाबर चाचा। ठीक है, बाबर के बीच में। ठीक है, तो इसमें इब्राहिम भैया क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे, और बाबर चाचा क्या कर जाएंगे? जीत जाएंगे। और बाबर चाचा के जीतते ही भारत में क्या हो जाएगा? मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और है कि ये पहला शासक था जो पहला शासक मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो क्या हो जाता है? युद्ध भूमि में मारा जाता है। युद्ध भूमि में क्या होता है? ये मारा गया, दिल्ली सल्तनत का मारा गया। ठीक है, बात समझ में आई। और फिर क्या होता है? एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। फिर क्या हो जाता है? अब ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इसलिए इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि एक तो इसने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया, दूसरा लोधी वंश को समाप्त कर दिया। तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा, दो युगों को मतलब कि एक पूरे युग का समाप्त होता है और एक नया युग सामने आता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि जो
सल्तनतकालीन प्रशासन है वो कैसा था उस टाइम। मतलब कि ऐसा है कि जो दिल्ली सल्तनत में राज करने वाले शासक आए दिल्ली सल्तनत के काल में, उन्होंने एक दूसरे की पॉलिसीज़ को भी अपनाया, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। हालांकि कुछ लोगों ने किया कि जो प्रथा चलती हुई आ रही है या जो मतलब कि कोई विभाग बना हुआ है तो उसको बदलने की कोशिश नहीं करी उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इनको एक साथ ही पढ़ के समझ लिया जाता है, ठीक है। तो दिल्ली बहुत सल्तनतकालीन प्रशासन में हम क्या क्या समझेंगे, इसमें समझेंगे हम सैन्य प्रशासन को समझेंगे, ठीक है। सैन्य प्रशासन समझेंगे। सैन्य के साथ साथ हम इसमें जो प्रशासनिक होगा यानी कि कृषि, आजा भैया, कृषि, व्यापार, अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ये सारी इसमें हम देख लेंगे, ठीक है। स्थानीय प्रशासन देख लेंगे इसमें, ठीक है। स्थानीय प्रशासन को देख लेंगे हम इसमें, ठीक है। फिर कुछ स्थापत्य कलाओं को देख लेंगे हम इसमें, ठीक है। स्थापत्य कला, ठीक है, किसके समय में क्या स्थापत्य कला हुई। हम इसमें कुछ कर व्यवस्थाओं को भी देख लेंगे, ठीक है, कर प्रणाली। तो कुछ इन चीज़ों को हम देखते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे कृषि, व्यापार, ये सारी चीज़ें तो वैसे एक जैसी ही थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए, जो पुराने समय से चली आ रही थी वही है, कुछ नया तो इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि कृषि सुधार में भूमि की पैमाइश होती है और उसके हिसाब से कर लगाया जाता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समझते हैं सबसे पहले जो मुख्य पद होता था सल्तनत काल में वो होता था सुल्तान का, और सुल्तान की मदद करने के लिए एक पद होता था नायाब, ठीक है, किसकी, सुल्तान की मदद करने के लिए, ठीक है। फिर इन सब की मदद करने के लिए मतलब सुल्तान इनकी भी हेल्प लेता था, ठीक है, इन सब की क्या लेता था, हेल्प लेता था। कौन है ये कुछ पद बनाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे हम देखते हैं सबसे पहले वजीर। अब सुल्तान अकेले तो सब कुछ नहीं करेगा, वो क्या करता है, वजीर का एक पद बनाता है। वजीर किसे कहते थे, प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री वजीर होता था उस टाइम का। दीवाने रसालत, ठीक है, ये विभाग भी आपको ध्यान रखने, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो राजा की खूब मदद करते थे मैंने वो लिख ली है, ठीक है। विदेश विभाग कौन संभालता था, दीवाने रसालत। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं आप, जैसे किसी से संधि करनी हुई, व्यापार के समझौते पे बात करनी हुई या किसी भी मुद्दे पे बात करनी हुई, कौन जाता है, दीवाने रसालत, ठीक है। सद्र उस सुदूर, ये इस्लामी न्याय मंत्री था, ठीक है, इस्लामी न्याय मंत्री। इसके बाद दीवान ए इंशा, ये एक पद है जिसमें शाही सचिवालय है, ठीक है। दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग है, ठीक है। दीवाने अर्ज को स्थापना किसने करी थी, वो मैंने आपको बता ही दिया था, ये बलबन के समय में बना था, ठीक है। बलबन ने तुर्क चहलगानी को समाप्त करके क्या बनाया था, एक दीवाने अर्ज का निर्माण किया था। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो दीवाने अर्ज का प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसको कहते हैं आरिज मुमालिक। क्या बोलते हैं इसको, आरिज ए मुमालिक, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखें क्योंकि ये एक प्रमुख विभाग था सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेना का तो बहुत ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है, तो आरिज मुमालिक इसका प्रमुख हो जाता है। काजी उल कुजात, ठीक है, ये होता था न्याय मंत्री। तो न्याय मंत्री ऊपर इस्लामी न्याय मंत्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखी, समझ में भी आ रही होगी और दिख भी रही होंगी मेरे ख्याल से, और हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे सैन्य प्रशासन को। सैन्य प्रशासन, अब किस तरह से सैन्य प्रशासन बटा हुआ था हम वो समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे ऊपर बैठा रहता था सुल्तान, सुल्तान के नीचे कौन होते थे, वो होते थे 10 खान। इस तरह से मैं समझाता हूँ आपको कि सबसे ऊपर ये कौन है, राजा बैठा हुआ है, राजा के नीचे ये 10 खान बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। फिर एक खान के नीचे है 10 मलिक मिल जाते हैं हमें, यानी कि इनमें से कोई सा भी एक उठाइए, सबके नीचे इसी तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, 10 ये मिल जाएंगे। फिर एक 10 मलिक हो गई है, फिर इसके नीचे हम देखेंगे और एक मलिक के नीचे फिर 10 अमीर मिल जाते हैं हमें, ठीक है। 10 अमीर के नीचे फिर 10 सिपह सालार मिल जाते हैं। तो 10 का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था
ये हो गए 10 सिपह सलार। सिपह सलार पहले कौन था, मतलब कि जिसने इसकी उपाधि ली थी वो कौन था सिपह सलार की उपाधि? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वो यहाँ के पद में था, बाद में भी इतने सारे पद भी बने थे। ठीक है, फिर एक सिपह सलार के नीचे हम देखते हैं ये आपका सरे खेल हो जाता है, फिर उसी के नीचे आपका अश्वारोही हो जाते हैं, यानी कि घोड़े पे बैठने वाले अश्वारोही। फिर इनके नीचे पैदल सेना आ जाती थी। तो इस तरह से कुछ क्या होता था, सैन्य प्रशासन होता था। ठीक है, सैन्य प्रशासन में हम पढ़ ही चुके हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उसने क्या कर दिया है, स्थायी सेना का निर्माण किया, स्थायी सेना का निर्माण किया। ठीक है, अब जो है युद्ध करने के बाद जो सैनिक है वो अपने अपने काम से नहीं लग जाएंगे, उन्हें पूरे साल क्या दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा उनको सेना में भर्ती होने के लिए। और ये प्रशासन सैन्य विभाग किसने बनवाया था, वो बनवाया था बलबन ने। थोड़ी देर पहले हमने इसको समझ ही लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सैन्य प्रशासन चलता था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रशासन आता है वो स्थानीय प्रशासन आता है। किस तरह से जो स्थानीय प्रशासन है वो किस तरह से बटा हुआ था। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की इसको कोशिश करें तो सबसे बड़ा जो गोला हम समझते हैं वो मान लेते हैं हमारा भारत है ये। ठीक है, भारत के अंदर बहुत सारे क्या हैं, राज्य बने हुए हैं, 28 राज्य जो भी हैं हमारे। ठीक है, फिर उसमें से किसी एक राज्य को मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। फिर इसके नीचे बहुत सारे मंडल बने हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग करके इस तरह से देख सकते हैं। फिर उसके अंदर तहसील, जिले, तहसील, फिर ब्लॉक, फिर मंडल, ब्लॉक के बाद गांव आ जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से सबसे ऊपर जो होता था वो साम्राज्य होता था। ठीक है, साम्राज्य हो गया। उसका साम्राज्य फिर किस में बटा हुआ था, अलग अलग इक्ताओं में बटा हुआ था। अगर ये साम्राज्य है तो ये क्या बटा हुआ है, फिर कुछ इक्ताओं में बटा हुआ है। ठीक है, इक्ताओं के बाद ये सिख में बटा हुआ था। आप इसको देख सकते हैं, ये सिख में बट गए। ठीक है, फिर सिख परगना में बटे हुए थे। फिर ये बिंदु भी और इस तरह से है, और ये परगना फिर आपकी ग्राम में बटी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे से इसको समझ लिया और देख ही लिया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसमें हम देखेंगे अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि व व्यापार को समझते हैं। बहुत ज़्यादा वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो पूछ ले जाते हैं कि जो कृषि है वो भारत में उस टाइम, ये 14वीं-15वीं शताब्दी चल रही है ना, तो इस समय क्या होता है, भारत ने रेशम उत्पादन चीन से सीखा। कहाँ से सीखा, चीन से सीखा। ठीक है, कौन क्या है ये, रेशम है ये, रेशम। ठीक है, कब सीखा, 14वीं-15वीं शताब्दी को। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। फिर नमक उत्पादन वाला क्षेत्र, वैसे वो कृषि में नहीं आता, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो हमारे जो खंबात की खाड़ी यानी कि गुजरात वाले क्षेत्र में, उधर से बहुत ज़्यादा, सांबर झील से हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाती है, ये कृषि विभाग में देखने को मिल जाती है। फिर एक चीज़ और है कि जो कृषि है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये भूमि की पैमाइश करवाता है और अलग कुछ नए टैक्स लगाता है। ठीक है, क्या करवाई थी इसने, भूमि की पैमाइश करवाई। वह जो कर होता था, कर को क्या कर देता, पहले 1/5 हुआ करता था, फिर इसके स्थान पे क्या कर दिया, 1/2 कर दिया था। ठीक है, भूमि पैमाइश करवाने के बाद किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये हम इसमें समझ सकते हैं। व्यापार हमारा विदेशों से चल ही रहा है, अधिकतर हमारा अरबों से, अरब फारस वाले क्षेत्र से, यानी कि अरब वाले क्षेत्र से, हमारे फारस की खाड़ी अरब वाले क्षेत्र से होता है अधिकतर। ठीक है, बहुत सारे उस टाइम बंदरगाह भी हो गए थे, लेकिन मुख्यतः वहीं से होता है, क्योंकि ये सारे उधर वाले ही क्षेत्र के हैं, तुर्क हैं, फारसी हैं। ठीक है, तो उधर से हमारा व्यापार ठीक ठाक तरीके से होता है। घोड़ों का आयात बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो कुछ ये आयात हमने देखे।
किसमें, व्यापार में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था इस तरह से कुछ चल रही थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, आप लिख सकते हैं चाहे तो, मैं हट गया और वापस आ गया। ठीक है, हम फिर कर प्रणाली देखते हैं। बहुत सारे कर थे, फिर धीरे धीरे उनको जो मुख्य कर थे उसमें हम ये देखते हैं। ठीक है, जो मुख्य कर हैं पूछे भी गए हैं जो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जजिया कर। ठीक है, जजिया कर ये गैर मुस्लिमों पे, ठीक है, क्या होता है ये, गैर मुस्लिमों पर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। लिया जाने वाला क्या है ये, धार्मिक कर है। ठीक है, तो इसको तो खैर हम अब सब जानते ही हैं। ठीक है, गैर मुस्लिमों मतलब जो मुस्लिमों से बची हुई जितनी भी कास्ट हैं या जितने भी धर्म हैं, सबसे क्या लिया जाता है, जजिया कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जकात कर। अब ये जकात कर जो है ये सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, धार्मिक कर। ठीक है, हालांकि इसकी दर बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन जकात कर उसी के नाम से फेमस था। खुम्स कर, अगला जो कर आता है वो आता है खुम्स कर। अब जो खुम्स कर है ये लूट पर लगता था, मतलब कि कहीं पे अगर किसी संगठन ने या किसी सैन्य टुकड़ी ने कहीं पे लूटपाट करी है, लूट मचाई है, या फिर युद्ध में जाकर के उस क्षेत्र को लूटा है, तो उस पर लगने वाला कर होता था कौन सा, खुम्स कर। तो हम लिख सकते हैं इसमें लूट व युद्ध से प्राप्त धन पर क्या होता था, ये कर। ठीक है, तो इसमें से एक बालक है, वो है आपका सिकंदर लोदी। ठीक है, कौन है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा काल शासक था जिसने खुम्स कर को नहीं लिया। क्या नहीं लिया इसने, खुम्स कर नहीं लिया। ठीक है, ठीक है, किसने नहीं लिया, सिकंदर लोदी ने। कौन सा नहीं, खुम्स कर उसने नहीं लिया। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट जो आता है, जो कर हम पढ़ने वाले हैं वो खराज कर है। ये गैर मुस्लिमों से, ध्यान से समझिए, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला, मुस्लिमों से लिया जाने वाला क्या है, ये भू राजस्व कर है, भू राजस्व कर। ठीक है, कौन सा, खराज कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने कर प्रणाली को भी देख लिया, जो मुख्य कर थे वो इसमें हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी सल्तनत कालीन स्थापत्य कला है, किसने क्या बनवाया, किस तरह से, और बहुत ज़्यादा फेमस किसके हुए, हम उन गढ़ों को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम, ये रही वो मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, जब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक में ये पढ़ा रहा था कुब्बत उल इस्लाम, मैंने बताया था ये पहली बनी हुई मस्जिद थी। इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है और लिखना है कि ये पहली मस्जिद जो है वो तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद थी। तो क्या लिखेंगे हम, तुर्कों द्वारा भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद। ठीक है, मुस्लिमों द्वारा पहली बनाई हुई मस्जिद नहीं है ये तुर्कों द्वारा पहली बनाई गई मस्जिद है। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे वहाँ पर पे। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपका आप यहाँ देख सकते हैं, और कुतुब मनार नहीं भैया, मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार, इसको तो कौन नहीं जानता है। ठीक है, देख लिया हमने किसने बनवाई थी ये सारी चीज़ें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, देख पा रही हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है अलाई दरवाज़ा बनवाता है। ठीक है, सीरी फोर्ट बनवाता है, और हज़ारों स्तंभों वाला क्या बनवाता है,
महल बनवाता है। ठीक है, सीरी फोर्ट जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसे द्वितीय राजधानी भी बनाया था। ये दिल्ली में ही है। ठीक है, दिल्ली में है और इस पे इसको दूसरी राजधानी बनवा लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया था, तो इसने जहांपना नगर, अलीदाबाद और निज़ामुद्दीन औलिया का क्या बनवा दिया था? मकबरा बना दिया था। निज़ामुद्दीन औलिया ये इसी के समकालीन थे। आपको ध्यान होगा जब इसके पिताजी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक वो क्या करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तब ये उनके आसपास ही मंडरा नहीं मतलब कि आसपास ही थे। ठीक है, तो ये इसके कालीन भी थे। तो आप अगर ये लिख आ जाए इसी तरह से क्वेश्चन कि निज़ामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, तो आप लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ मतलब कि फेमस तो बस यही है। हमारी स्लाइड समाप्त हो चुकी है और ये हमने देख लिया निज़ामुद्दीन औलिया किसके समकालीन है? मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, तो हमारी दिल्ली सल्तनत की आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम विजयनगर साम्राज्य की हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हमारी विजयनगर साम्राज्य पर आएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने दिल्ली सल्तनत काल को अच्छे से समझा होगा। कोई दिक्कत अगर आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।